साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप सबका युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। लगातार युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं की आवाज उठाना, सरकार तक पहुंचाना, आगे की रणनीति तय करना और क्या होने वाला, क्या हो गया, उन भर्तियों को लेकर युवा तक कार्यक्रम में आप लोगों से चर्चा करता हूं। यह कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है युवाओं तक, जो गांव में, ढाणी में, अलग जिलों में, तहसील में, जहां भी है उन तक यह कार्यक्रम जाता है और उनको पता चलता है कि हमारी भर्ती को लेकर क्या हो रहा है। साथियों एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं लगातार सोशल मीडिया में बोला है कि हमारी कांग्रेस सरकार या मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस पार्टी से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी वाजिब मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है और संघर्ष जारी है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी हमारे डेलीगेशन को, जो तमाम भर्तियों के लोग हमसे जुड़े हैं, डेलीगेशन को बुलाते हैं, वार्ता करते हैं, समस्या को हल करते हैं, तो हम गुजरात जाना जो कूच की ऐलान किया 21 अगस्त को, वो भी कैंसिल कर देंगे और आंदोलन भी स्थगित कर देंगे। खत्म नहीं कर देंगे, स्थगित कर देंगे, क्योंकि हमें कामों से मतलब है, यानी कि हमारी बेरोजगारों की मांगों से मतलब है। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, हमारी कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, हमारी केवल हमारी उन वाजिब मांगों को लेकर लड़ाई जारी है, चाहे वो लखनऊ समझौता हो, चाहे 23 मई के आंदोलन की मांग हो, चाहे 13 जून के आंदोलन की मांग हो, और चाहे वो 2021 में मंत्रियों से लिखे समझौता, उन तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। इसलिए हमने गुजरात ऐलान का जो हमने किया था कि 21 अगस्त को गुजरात कूच करेंगे, 18 तारीख को हमारी टीम राजस्थान से निकल जाएगी। हाल ही में अभी लाइव आने से पहले मेरी आरडीटी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करें हमारी मांगों को लेकर, यानी कि वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हो। हम कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी पार्टी मेरा युवा है। यदि कांग्रेस हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम विरोध नहीं करेंगे, आंदोलन स्थगित कर देंगे, और काम नहीं करती है और हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये आंदोलन, ये संघर्ष और ये विरोध 2023 तक जाएगा, यानी कि हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जहां भी मंच मिलेगा, कोई भी बुलाएगा, जहां भी मंच मिलेगा, जहां भी मुझे मौका मिलेगा, मैं चिल्ला चिल्ला कर आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मेरे बेरोजगारों के साथ ये धोखा किया गया, ये समझौते होते, ये मांगे थी, वो सारी चीजें उठाऊंगा। आपने देखा होगा कि आदिवासी दिवस के ऊपर मैंने पशु चिकित्सक भर्ती का मैंने आवाज उठाई कि 2019 की भर्ती है, 900 चिकित्सक वाला मामला था। पंचायत राज जैन की मैंने आवाज उठाई कि 2 करोड़ 19 लाख रुपए ले लिए, पंचायत राज एलडीसी है। तमाम कई मांगों को मैं लगातार जहां मौका मिलता है मैं आवाज उठाता हूं। आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के भी अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज के लाइव में जुड़ रहे हैं कि हमारा परिणाम कब आएगा, उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना होगी। और रीट की आंसर की है, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, जो चिकित्सा बाकी जो भर्तियां है, सीएसओ लेकर फार्मासिस्ट वाले, वो भर्तियों को लेकर, इसके अलावा और मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जिसको लेकर कुछ दिनों से मैं खुद देख रहा हूं, कुछ लोग मुझे ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके जो तरीका है उन लोगों को जवाब देने के लिए, मुझे नहीं जानता वो कौन है, किस नेता के इशारे से वो हरकत कर रहे हैं कि कॉल करके कह रहे हैं कि हम तो बात करेंगे, 1 मिनट का एक फोन, ग्रुप में नंबर डालना और कहना हमारी मर्जी। यानी कि इस तरीके से जो हरकतें कर रहा है, ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ट्रोल से मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं मेरी जगह सही हूं, लेकिन मैं उन हर चीज का तथ्यात्मक जवाब देने आऊं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां हैं, वो कैसे दूर होंगी, क्या क्या समस्या है, मैं उन सबके लेकर चर्चा करूंगा। लेकिन जो ओबीसी के जो युवा हैं, उन युवाओं को जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कुछ अराजक तत्व है, कुछ अपवाद है, जो ओबीसी के जो युवा, जो पढ़ने वाले युवा हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। उन तक वो बात पूछे, वो सच जाने कि सच क्या है, वो चीज बताने के लिए मैं लाया आया हूं। एक चीज और मैं बता दूं साथियों, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत जो महासंघ बना हुआ है, ये इसमें ओबीसी के भी लोग हैं, जनरल के भी लोग हैं, एसटी के भी लोग हैं, एससी के लोग, तमाम वर्गों के लोगों से बना हुआ यह संगठन है। जब किसी भी कैटेगरी के साथ गलत होता है, हमेशा यह संगठन आवाज उठाता है। 2016 में मेरी एक पिक्चर बनाई थी, दास्तान बेरोजगार, उसमें भी आपने देखा होगा, एंड में देखना, सामान्य श्रेणी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की हमने पहल की थी, मांग की थी। एमबीसी का मामला है तो एमबीसी का समर्थन किया था। अब ओबीसी का मामला है तो ओबीसी के आरक्षण विसंगतियों की हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन किसी वर्ग के साथ गलत होता है, वाजिब मांग होती है, न्यायोचित मांग होती है, तो हम आगे आकर समर्थन करते हैं, मांग उठाते हैं। तमाम लोग सहमत होते हैं, उनसे चर्चा भी करते हैं, तो तमाम लोग सहमति जताते हैं। जो ओबीसी आरक्षण के जो विसंगतियां हैं, वास्तव में ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल गलत हुआ, धोखा हुआ। हमारी तमाम कार्यकारिणी ने इसमें सहमति जताई, और मैं खुद भी ओबीसी वर्ग से आता हूं, और मेरा कर्तव्य और धर्म भी बनता है कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों का विरोध करूं। जब हम लोग तमाम जो वर्ग है, किसी के साथ गलत होता था, हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी मांगे उठाती हैं। तो अब मैं खुद ओबीसी वर्ग से आता हूं, तो मेरा भी फर्ज करते हुए मैं आप लोगों का साथ दूं, मैं साथ दे रहा हूं। अब सवाल मैं उठा रहा हूं,
मैं एक एक चीज का जवाब आप लोगों को देना हूं। साथियों, जो तमाम और भर्तियां हैं युवा तक कार्यक्रम में और तमाम भर्तियों के लिए मैं चर्चा, पहले ओबीसी आरक्षण की जो विसंगतियां है और जो लोगों के जो जिस तरीके से मुझे मैसेज कर रहा है वो तमाम, और उनको जवाब देना जरूर हो गया। पहले मैं ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करूंगा और भर्तियों के लिए भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, लेकिन आप भी जुड़े रहिए, जानिए कि मामला और मसला क्या है, कितना नुकसान हो पा रहा है और क्या हालात बने हैं। तो इस पर जो और भर्तियों के लोग वो जुड़े रहिए। मैं उन भर्तियों को लेकर भी, इस ओबीसी आरक्षण की भी विसंगतियों को लेकर चर्चा करूंगा, उसके बाद उन मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। गुजरात कूच में कौन कौन सी मांग होगी, क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, वो चीज भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, ओबीसी आरक्षण की विसंगति आई और कई लोग जो मैं एक चीज देख रहा था, ये विसंगति वाला मामला था। योगेश यादव जो राजस्थान पुलिस भर्ती में सेकंड रैंक थी, उसका नंबर नहीं आया, वो भटक रहा था, मेरे पास कार्यालय में आया, मैं उनके साथ गया, खुद गाड़ी में बिठाया, सीएमओ गया, डीओपी सेक्रेटरी से मिला, जहां जहां मुझे ले जाना था मैंने आवाज उठाई। हमने ओबीसी युवा मोर्चा बनाया और सबसे बात की, सबसे मिलकर हमने ओबीसी युवा मोर्चा बनाया और हमने 5 मई का आंदोलन किया जयपुर में। उसकी पूरी परमिशन लेना, जितना सहयोग करना था, जितना हमने वो 5 मई को आंदोलन करके एक बार हमने कहा कि एक बार ओबीसी युवा मोर्चा बना देते। मैंने कहा कि ओबीसी युवा मोर्चा में सब लोगों को जोड़ो, इसका अध्यक्ष कोई भी नहीं रहेगा और मैं तो बनूंगा भी नहीं, मैं केवल आप लोगों को सहयोग कर सकता हूं, मैं इस आंदोलन को खड़ा करने में आपका पूरा सहयोग करूंगा। और वैसा ही किया। 5 मई को आंदोलन हुआ, अच्छी संख्या आई। डॉक्टर करण सिंह जी यादव जी से बात हुई, राजा अमीन साहब से बात हुई, सबको बुलाया, बलजीत यादव जी से मैं खुद मिलकर आया, बुलाया, उस आवाज को एक बार लोगों को जोड़ने की कोशिश की, एक बार उसको आवाज बुलंद की। उसके बाद 20 तारीख हमने तय किया जून की। 16 जून को आंदोलन के दौरान मुझे जेल हो गई, लेकिन 20 तारीख को इन लोगों ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। साथियों, जो मैं चीजें बता रहा हूं, आप जो विद्वान लोग भी मेरा लाइव देख रहे होंगे, जो ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हैं, मुझे पता है अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जिसमें डीवाईएसपी भी जुड़े हैं, आरएस अधिकारी भी जुड़े हैं, रिटायर्ड आईएएस, आरएस और आईपीएस भी जुड़े हुए हैं। वो हमारे ओबीसी समाज के एक तरह से आप बोलते मार्गदर्शक हैं और उनके मार्गदर्शन में सब कुछ होगा। हम तो उनके सामने बच्चे हैं, लेकिन वो भी इस मेरा लाइव को देखने के बाद चिंतन और मनन करें कि लोग, जो कुछ लोग मेरे युवा साथियों को, आप जो मार्गदर्शक हैं उनको भी गुमराह कर रहे हैं कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए। उपेंद्र यादव तो ओबीसी का गद्दार है, मेरे पर सवाल उठा रहे कि उपेंद्र यादव तो ओबीसी का गद्दार है। उपेंद्र यादव तो ओबीसी का साथ नहीं दे रहा, ओबीसी का बर्बाद कर रहा, ओबीसी को बर्बाद करने में ओबीसी उपेंद्र यादव का है। और ट्विटर पे भी चला रखा है, दोगला आदमी है, धोखेबाज आदमी है, इसको लपेटे में ले लेंगे, इसको ये कर लेंगे। इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुपों में जहां ये जुड़े हुए ना, अलग अलग 500 लोगों ग्रुप बने, सब जगह कहीं ना कहीं वो लोग मुझसे भी जुड़े हुए हैं जिनका मैं भला कर चुका या उनका भला हो रहा है, तो वो सारी चीजें मुझे बताते रहते, वो अपनी स्तर। और तमाम भर्तियों के मेरे कमेंट आ रहे हैं, मैं इन पर चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर, क्योंकि इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग वो फायदा उठा रहे हैं कि एक तो वो लोग हैं जो पहले शिक्षक थे और रीट में डमी अभ्यर्थी में पकड़े गए, वो जेल से छूट के आ गए। एक तो वो उन लोगों को भड़का रहे हैं, उपेंद्र यादव ओबीसी का विरोधी है, वो उनको मौका मिल रहा है। एक तो वो लोग ग्रुपों में अफवाह फैला रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई, जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था, वो अब वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पता कर लिया, नाम लूंगा तो शायद वो सोचेगा, मुझे सब पता है। एक वो लोग हैं जो अभी मैं फिलहाल कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूं, वो एनयूसीआई से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, सेवा दल से जुड़े हैं, जो पिछले आप ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, और अन्य कोई पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं। और अभी नीचे जो ट्विटर पर, फेसबुक पर आप कमेंट जाके देखो, उनको खोल कर देखोगे तो उनकी आईडियो को खोलोगे, कमेंट चेक करोगे तो पता लग जाएगा वो किसी राजनेता से जुड़ा हुआ, ये भी पता लग जाएगा किस पार्टी से जुड़ा हुआ है और किस वर्ग से जुड़ा, सब पता लग जाएगा। यानी कि वो एक तरह से कुछ दिनों से एक प्लानिंग करके एक ग्रुप बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि उपेंद्र यादव पे सवाल उठाएं, उसको बदनाम करें, ओबीसी विरोधी बताएं। तो सच को कोई आंच नहीं है, और मैं जब तक सच्चा हूं, मैं सही हूं, तो किसी के बाप से भी नहीं डरता। जिसको जितना करना वो करिए, लेकिन मैं आज सच बताने आया हूं आप लोगों को कि जिससे जो हमारे मार्गदर्शक है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो ओबीसी के जो रक्षक, जो पहले भी काफी इन्होंने मामले उठाए, उन तक बात पूछे। जो पढ़ने वाले युवा है ओबीसी के, जो उनके साथ गलत हो रहा है, उन तक बात पूछे। और जो ये अराजक तक, तो उनसे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही वो नाम चेंज कर, ट्रोल करे, ट्वीट करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं मेरी जगह सही हूं। अब मैं इन चीजों को जवाब देने के लिए आया हूं। एक चीज तो मैं ये कह रहा था, पहले तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि कब क्या हुआ था, जो आज ओबीसी के
हितैषी नेता बन रहे हैं या ओबीसी के लिए आवाज उठा रहे हैं, कोई भी नेता हो, जब 2015-16 में पटवारी भर्ती आई, जब जनरल से कट ऑफ ओबीसी की 15-16 नंबर 20-20 नंबर तक ऊपर चली गई, चाहे आरएस भर्ती 2013 हो, चाहे 16 और 18 हो, जब ओबीसी के युवा रो रहे थे, तब ये एक भी आगे नहीं आए। मैं युवा जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी उनसे कह रहा हूं, आप जानिए सच्चाई क्या है। सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया, हनुमान जाट के नाम से वो याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक गया, नेहरू गार्डन मीटिंग करके सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां याचिका लगाई, केस हमने दायर किया। उसके बाद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव जी और राजाराम मील साहब से मिला, उन्होंने सपोर्ट किया, वो मेरे साथ दिल्ली तक गए। जो हाल ही में उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ जी, उनसे भी मुलाकात की, मैं दिल्ली पढ़ा रहा और वो केस हम जीत कर आए, जिसकी वजह से कई लोग जो आरएस पीरी 2016 में फेल हो गए थे ना, वो 4 से 5 हजार ओबीसी के युवा पास हुए वापस, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का लड़का भी फ्री में दोबारा रिवाइजन पास हुआ, आज आरएस बना हुआ। सचिन यादव सेकंड रैंक थी, वो फ्री में उस समय इस आरक्षण की विसंगतियों से फेल हो गए थे, वो पास होकर आज वो भी आरएस बने हुए। ऐसे कई सैकड़ों युवा फिर आरएस अधिकारी बने। उस समय ये कहां चले गए थे जो ओबीसी की तेजी बढ़ रहे हैं? कह रहे हैं उपेंद्र यादव ओबीसी का गद्दार है। वो उपेंद्र यादव ही था, वो जाकर वहां पटवारी भर्ती में हनुमान जाट के नाम से याचिका लगाकर वो लड़ाई लड़ी और जीती। उसके बाद 2013 जो मेन परीक्षा आरएस में, उसमें कई अभ्यर्थियों को, ओबीसी के अभ्यर्थियों को फायदा हुआ। 16 में 18 में आज तक उन लोगों को, ओबीसी को जो बड़ा नुकसान हुआ, बचाने वाला उपेंद्र यादव था। और आज कह रहे उपेंद्र यादव गद्दार है। पूछे उन लोगों को जो आज नौकरी कर रहे हैं, आज उनको राहत मिली है, पूछिए उन लोगों के कौन साथ था। उस गर्मी में हम नेहरू गार्डन इकट्ठा होकर दिल्ली तक मैं पढ़ा रहा था, नहीं अभी तक वो आज भी रोते रहते हैं। कई लोगों का, सैकड़ों लोगों का आरएस में चयन हुआ, 4 से 5 हजार पीरी में चयन हुआ, 2013 में इसका लाभ हुआ, पटवारी भर्ती में लाभ हुआ, 16 में हुआ, 18 हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला जीत कर नहीं आते तो लोग मारे जाते। लोगों को ये पता नहीं वो उपेंद्र यादव ही था, हनुमान जाट के नाम से याचिका लगाने वाला, दिल्ली पड़े रहने वाला, जो आज ये जो आज ट्विटर पर जो एक जो ट्विटर पर ट्वीट खेल रहे ना, वो घर से भी नहीं निकलते, वो कभी धरने प्रदर्शन में नहीं आते, वो केवल सोशल मीडिया पे आपको भ्रमित कर रहे हैं। उपेंद्र यादव ने रिजल्ट की मांग कर ली, उपेंद्र यादव ने ये कर लिया। अरे जाने उसकी सच्चाई जानने की तो कोशिश करिए, क्योंकि क्या था वो तो जानने की कोशिश करिए। 1 मिनट में कह दिया ओबीसी का गद्दार। ये फैसला मेरा खुद का करवाया हुआ है और चैलेंज देके गया था दिनेश बोर्ड में कि एग्जाम नहीं होने दूंगा। प्रवेश पत्र जारी हो गए थे पटवारी के, और एक दिन पहले स्टे लाकर उनको रोका और कट ऑफ बराबर करवाई। और आप जो कई लोग आरएस अधिकारी बन के बैठे ना, उनको पूछना क्या योगदान था मेरा। शिक्षक भर्ती 2012 और 13 में आरक्षित भर्ती में ओबीसी आता है, जो बाड़मेर में भी कई लोग आज भी टीचर बने हुए हैं, कई लोगों को मैं जानता हूं। पूछिए, वो रो रहे थे कि ओबीसी को उसमें 50% चाहिए था, 50 नहीं थी, 50 आरटेट में 50 चाहिए था। उपेंद्र यादव ही था जो 20,000 लोगों की जिंदगी बचाया था, उसमें ओबीसी के भी लोग शामिल थे, वहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ झगड़ के। और आज भी मुझे पता है कि कितना आर्थिक नुकसान हुआ था। मेरी गाड़ी एक गिरवी रखी थी, आज भी नहीं छुटा पाया था, वो उस समय रहने वाला आज भी नहीं छुटा पाया। आज भी मैं कितना नुकसान हुआ था, वो उपेंद्र यादव था। मुझे कह रहे ओबीसी का गद्दार है। जितना मैंने फायदा पूछाया, जितना मैं लड़ा हूं, कोई लड़ा। और जब नौकरी लग गए, आरएस बन गए, तो जो आज ओबीसी का नेता और आज हितैषी वो माला पहन रहे थे, स्वागत कर रहे थे, भूल गए। तो उपेंद्र यादव ने इनको जंग जिता के लाया था, वो भूल गए इन चीजों को। और कह रहे उपेंद्र यादव ने क्या किया। और फिर योगेश यादव टकरा, तो उपेंद्र यादव साथ गया और ओबीसी मोर्चा का गठन किया, पहली बार आवाज उठाई। हाँ, वो कह रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, बाड़मेर के लोग ज्यादा है, लेकिन परमिशन लेना जयपुर में या सारी व्यवस्था करना, ये बड़ी चीज होती है। मैं साथ था, आवाज उठाई, मैं जेल चला गया। और जो संघर्ष समिति बनी थी, जो तमाम लोग थे, अब ओबीसी के युवाओं से कहना चाहूंगा, आप मेरी इस बात को गौर से सुनिए, चिंतन और मनन करना। ये लोग अभी भी अभी क्योंकि ये जो ट्वीट करना, ओबीसी का विरोधी बताना, दोगला इंसान बताना, अभी भी भ्रमित करेंगे आप लोगों को। ये केवल सोशल मीडिया, ये इनकी आईडी चेक करोगे तो ये नेताओं के ये चेले हैं जिनको टारगेट दिया गया है और इसमें राजनीति षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे युवाओं को जो जुदा नहीं कर पाएंगे, वो सच जानते हैं कि कोई भी भर्ती का मामला हो, ये तो चलो ओबीसी आरक्षण का मामला हो, कोई भी भर्ती का मामला होगा तो उपेंद्र यादव सबसे पहले साथ पाएगा। ये लोग दिखेंगे भी नहीं, कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। उपेंद्र यादव पहले भी था, आज भी हमेशा साथ रहता है। साथियों,
20 जून का हमने ऐलान किया, इन्होंने कैंसिल कर दिया, मेरे से मिले कि हम कैंसिल करें, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में इन्होंने 8 तारीख का प्रोग्राम रखा। और सबसे बड़ी बात, ओबीसी युवा मोर्चा हमने बनाया था, इन्होंने ओबीसी संघर्ष समिति कब बना ली मुझे नहीं पता, कब बनाई, कौन कौन सदस्य है, न मुझे फोन करके पूछा न मुझे बताया। तो मैं चाहता भी नहीं मुझे बताओ, मैं इतना बड़ा भी नहीं, बना लिया, अच्छी बात है, ओबीसी का भला होना चाहिए, मैं इनके साथ हूं। 8 तारीख का बड़ा प्रदर्शन पूरे राजस्थान में हुआ, शानदार हुआ, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। 8 तारीख का, अब देखो उनकी रणनीति, मेरे युवाओं को भ्रमित कैसे कर रहे हैं कि उपेंद्र यादव ने 8 तारीख को आए नहीं, साथ नहीं दिया। साथियों, मुझे 8 तारीख को एक भी सदस्य ने नहीं बताया कि 8 तारीख हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि 8 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड का प्रोग्राम मैंने बहुत पहले रख लिया था। मुझे फोन करके ये भी कह देता ना, आप कैंसिल कर दो, 8 का हम कर रहे, तो मैं साथ चला जाता। मुझे कहते आपको आना है, मुझे एक बार भी नहीं पूछा गया इन्होंने संघर्ष समिति कब बना ली, कब इन्होंने प्रोग्राम रखा, कभी नहीं, अपनी मर्जी से सारा काम चल रहा था। लेकिन आप देखना, 7 बज के शाम को, एक दिन पहले करीब 7 बजे या 7:15, 7 बज के 2 मिनट, इतने या 7 मिनट होगी, मैंने एक दिन पहले लाइव करके मैंने खुद ने कहा कि विश्वविद्यालय में जो प्रदर्शन होगा तमाम युवाओं को शामिल होना चाहिए। मेरे ट्विटर लाइव देखना आप, और मैंने सारी जगह जहां प्रदर्शन था उस आंदोलन में, उस संघर्ष में शामिल होने का मैंने अपील की मेरे ट्विटर पे लाइव आकर। और सुबह 8 तारीख को सुबह 8 बज के कितनी मिनट पर मैंने ट्वीट भी किया ओबीसी के समर्थन में, आप देखना। और जब हुआ तो मैंने ट्वीट किया, हमेशा ट्वीट किया। क्या कह रहे हो, मुझे फोन कर रहे थे, आपने ट्वीट नहीं किया, आपने 8 तारीख का समर्थन नहीं दिया। अरे पागल हो गए क्या तुम दिमाग से? 7 तारीख को मैं शाम को लाइव कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं ट्विटर पे कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचो। 8 तारीख को सुबह ट्वीट कर रहा हूं, और फिर जहां प्रदर्शन होने के बाद वहां मीडिया के सामने ओबीसी की मांग भी उठा रहा हूं। लेकिन मुझे किसी ने कहा, अब कल भी मीटिंग हुई है, रोज मीटिंग हो रही है, एक भी सदस्य, यानी पता नहीं वो जो ओबीसी और मोर्चा संघर्ष समिति कब बदल गया, और कहते हैं हम लोगों को फोन कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके नहीं बताया क्या करना क्या नहीं करना, कौन कौन संघर्ष समिति में है, क्या योजना आगे की है। वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, और स्वागत है, करिए। बस मैं तो चाहता हूं मेरे युवाओं का भला होना चाहिए। मेरा समर्थन मांगोगे तो मैं पूरा समर्थन दूंगा, साथ हूं। लेकिन ये मत कहिए कि उपेंद्र यादव साथ नहीं दे रहा। मैंने एक ट्वीट किया, जब लोगों ने कहा कि उपेंद्र यादव साथ नहीं दे रहा, दोगलन, मैंने एक ट्वीट किया कि जयपुर में हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं जिसकी रणनीति बना रहे। बाड़मेर से एक व्यक्ति का फोन आ गया, आप जयपुर में आंदोलन क्यों कर रहे हो, आपने बाड़मेर वालों क्यों नहीं पूछा, आपने हमें क्यों नहीं पूछा, आप अपनी मर्जी से क्यों कर रहे हो। मैंने कहा भाई आपने 8 तारीख का प्रोग्राम किया, आपने पूछा, और आप ये कह रहे हो कि आपने सहयोग नहीं किया, आप ओबीसी के बारे में नहीं बोल रहे हो, और मैं यहां बोलने की कोशिश करता हूं तो आपको अलग करने की आवश्यकता क्या है। यानी कि आवाज उठाऊं तो गाली, आवाज यानी कि न उठाने की बोले कि आप उठा नहीं रहे हो, चारों तरफ से बुरा बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैं उन युवा साथियों को कह रहा हूं जो लोग पढ़ाई जो तैयारी करें, जिनको नुकसान हो रहा है, उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकी क्या रणनीति चल रही है। कभी किसी चीज के लिए नहीं बताना, फिर कहना कि 8 तारीख को सहयोग नहीं कर रहा। अरे 8 तारीख का मेरा प्रोग्राम है तो मुझे बताते, मैं कैंसिल करता, मैं विश्वविद्यालय आ जाता। अब कुछ नहीं बताना, कब क्या, अपनी मर्जी से सब कुछ चल रहा है। अब मैं एक चीज और कह रहा था, मैंने ऑडियो डाला गुजरात कूच के लिए, कहा मैं गुजरात कूच के लिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं भीड़, अरे भीड़ तो मेरे पास है, मैं तो लखनऊ गया था तो आपके पास थोड़ी आया था जो कह रहे हैं कि आप आओ, और गुजरात जाऊंगा भी, यदि मेरी मांगे नहीं सुन गुजरात जाऊंगा और भीड़ भी आपको दिख जाएगी। लेकिन क्यों कह रहा हूं वो भी मैं तथ्यात्मक आज आप लाइव में आप लोगों को बताऊंगा। एक सवाल और बता रहा हूं तमाम युवा साथियों से, कई भर्तियों के और वर्ग के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये चीज मुझे ओबीसी के वर्ग के उन अभ्यर्थियों को सच बताना जरूरी है जो लोग ये समझ रहे कि उपेंद्र यादव साथ नहीं दे रहा। मैंने तो उपेंद्र यादव ने हमेशा हर जगह साथ दिया। अब मैं एक चीज इसमें और बता रहा था आप लोगों को, साथियों आज है 12 अगस्त, और 12 अगस्त से 12 सितंबर तक भी यदि समस्या का हल नहीं होता है, और इस समस्या का हल साल भर बाद या 6 महीने बाद या चुनावी मोड में किया जाता है, तो ओबीसी के युवाओं के साथ बड़ा षड्यंत्र होगा, क्योंकि वो ओबीसी के युवाओं से, ओबीसी के वर्ग से वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। यदि ओबीसी तेजी है तो वो अभी करवाए, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक नुकसान हो रहा है। हमें पद एक 2018 से लेकर 2022 तक जितने पदों का नुकसान हुआ वो हर पद चाहिए, हर भर्ती का पद चाहिए। आप भी तेजी हो ना तो दीजिए, अभी करवाइए, अभी एक महीना का टाइम दे रहे, 12 सितंबर तक करवाइए।
और आप ले जाके इसको 6 महीने साल भर बात करवाएंगे तो सब युवा जानते हैं कि वो राजनीति षड्यंत्र है। वो चाहते हैं कि हम लास्ट में कराकर ओबीसी के युवाओं से वोट ले, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमारा सब कुछ लूट जाएगा तो 6 महीने साल भर बाद क्या होगा? जब ओबीसी के युवाओं का सब कुछ लूट जाएगा, 6 महीने साल भर बात करने से कोई मतलब नहीं होगा। यदि हितैषी हो तो अभी कराओ, अभी कराओ, और 2018 से लेकर अभी तक जितने पदों का नुकसान हुआ वो शेडो पोस्ट क्रिएट कराओ और युवाओं को दिलाओ। और जो ये करवाएगा जो नेता, मैं खुद माला पहनाकर स्वागत करूंगा, सैल्यूट करूंगा, बोलो सैल्यूट करूंगा सभी युवाओं की तरफ से, माला पहनाकर वो करूंगा, सम्मान करूंगा। और रही बात, अभी कह रहा हूं, आ जाओ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने आंदोलन किया, हजारों के लाख लोग थे, मैं खुद जाकर आया, वहां से भीड़ लेके आ गए। क्या सरकार के 2 मंत्री नहीं गए और 48 घंटे में कमेटी का गठन नहीं किया? जब विपक्ष में रहते हुए सड़कों पे आके बैठ सकते हैं तो क्या हम सब लोग नहीं बैठ सकते? कि आओ, मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं, जान देने के लिए तैयार हूं, और फिर पता चलेगा कि कौन विरोधी है कौन गद्दार है। दम है तो आ जाओ, मैं चैलेंज दे रहा हूं, आ जाओ, बैठने के लिए तैयार हूं, आओ सब लोग आओ। और जो जिन जिन लोगों नेताओं ने लेटर लिखा है उनको साथ लेके आओ, उन एमएलए एमपी को लेके आओ जो आपने वोट देकर उनको जीता, सबको साथ लेके आओ। मैं साथ बैठूंगा, पटरियों पे बैठा तो मैं बैठूंगा, फिर पता लगेगा कौन हितैषी कौन विरोधी है। अपने नेताओं की चमचागिरी करना बंद करो और युवाओं को भ्रमित करना बंद करो। मैं जानता हूं कौन है ये लोग, यह षड्यंत्र नहीं चलेगा। कह रहा हूं आ जाओ, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, बताओ। और कह रहे हैं बैठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा बार बार। मैं खुद मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राठा जी से मैंने मुलाकात की है आरक्षण के संबंध में, विसंगति ओबीसी के। आरती डोगरा जी के सामने मैंने रखी, ललित कुमार जी के मैंने सामने रखी, डीओपी सेक्रेटरी से 3-4 बार मिल चुका हूं, जय सिंह जी से, जो तमाम अधिकारियों से आज मीटिंग हुई संगठन, उनसे हम कई बार रख चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं। आसपास जब तक कई भर्तियों का पदों कई नुकसान हो गया, तमाम नेता सड़कों पे उतरे और वो 18 से लेकर 22 तक पद दिलाए। हम साथ हैं आपके यो। और एक चीज और बताऊं आपको, जो ये जो जिस तरीके से नीति अपना रहे हैं ना, 10-20-50 लोगों का ग्रुप बनाकर ट्रोल कराने की, ओबीसीओ को जो और अभ्यर्थियों को भ्रमित करने की, यही हरकत की जा रही है। आरएलपी जो प्रमुख है हनुमान बेनीवाल जी, उसको गाड़ियां पड़वा रहे हैं कि ये वो जाटों की राजनीति करते हैं, उनको वो ओबीसी की नहीं बोल रहे हैं। अरे जोड़ना सीखिए, आप जाइए, मिलिए प्यार से। उन्होंने, मेरी बात हुई थी, उन्होंने बाड़मेर में रैली की अभी थोड़े दिन पहले, क्या उन्होंने ओबीसी की युवाओं की मांग नहीं रखी? उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाए जाए, उन्होंने मांग नहीं रखी। आप लोगों की मांग उठाइए और वो उठाएंगे। आप गाली देके उल्टो उनको विलेन आप साबित करने की कोशिश करो। जोड़ना सीखिए, हाथ जोड़िए, बुलाइए, जोड़ना सीखिए, उल्टा बोलकर तोड़िए मत। एक रेख मिलेंगे तो मजबूती बनेगी। नीचा झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शेर है, वो लड़ते हैं न, वो झुकने वाले हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, संघर्ष करने वाला, चाहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, जो संघर्ष करने वालों की मैं इज्जत और सम्मान करता हूं। मैं देख रहा हूं कई बार उनको भी ट्वीट कर रहे हैं, ये हम नेताओं को इनको सबक सिखाएंगे। अरे आप जाकर उनको लाइए, समझाइए, आएंगे, मेरी बात हुई थी। लेकिन किसी को गलत बोलने से क्या होगा? उन्होंने आवाज उठाई, उठाएंगे, वो आएंगे अपने साथ। लेकिन रणनीति बनाइए, तमाम नेता बात करिए, बड़े बड़े नेता वो तमाम बात करिए, आइए, सब आने के लिए तैयार है। नाक का सवाल नहीं बनाइए, ये युवाओं का भविष्य का सवाल है। किसी को गलत ठहराने की कोशिश मत करिए, वो गलत नहीं है, आएंगे साथ आपके। इसलिए युवा साथियों, हम चाहते हैं इसी महीने, अगले महीने की 12 तारीख तक इस समस्या का हल हो। लंबा लेके गए कि 5-7 महीने, साल भर बात करेंगे तो निश्चित ये षड्यंत्र है, ये श्रेय का, वोटों की राजनीति का षड्यंत्र होगा। यदि युवा हितैषी फैसला करवाना है तो वो मीटिंग हो सकती है यार, संडे को। आजकल तो मीटिंग, मुख्य सचिव साहब संडे को मीटिंग लेते हैं, मीटिंग करा के सर्कुलर तो चेंज करवाना है, रिवाइज तो करना है। जो अप्रैल 2018 का जो सर्कुलर बता रहे, करिए, हो सकता है। 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति से बात हुई, कल मैंने फोन लगाया तो मेरी बात हुई कि आप है ना, अभी कोई भर्ती परीक्षा का परिणाम के बारे में मत बोलना। मैं आपके सामने कह रहा हूं, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में कोई भी एक्सर्विशन का मामला नहीं है, उसका परिणाम के लिए मैं भागदौड़ कर रहा हूं। आरएस भर्ती के लिए मैं नहीं जाऊंगा, नहीं बोलूंगा, किसी भर्ती के लिए नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा 1 महीने तक आपको नहीं बोलना, तो मैं नहीं बोलूंगा 1 महीने तक किसी भर्ती का, नहीं बोलूंगा। आप कह रहे हो नहीं बोलना, मैं नहीं बोलूंगा कि परिणाम जारी हो, नहीं बोलूंगा, नहीं भागूंगा। लेकिन
2018 से 22 तक का उन युवाओं को नुकसान हुआ है वो हर पद चाहिए। इन तमाम नेताओं से मेरा निवेदन है, आइए सड़कों पर। मेरी जिम्मेदारी नहीं अकेले की, मैं मेरा कर्तव्य निभा सकता हूं। मेरा जो हमारे सब लोगों का संगठन बना वो समर्थन दे रहा, मैं खुद सड़कों पर आके बैठ सकता हूं। अब जिम्मेदारी एमएलए एमपी की तमाम नेताओं की है, उन नेताओं की सड़कों पे आने की रणनीति बना के आने की। कुछ लोगों से संगठन नहीं बनता, तमाम लोगों को बुलाना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, ताकत दिखानी पड़ेगी, तब एक दिन में काम हो सकता है। और अन्यथा धीरे धीरे इस प्रकार मीटिंग पे मीटिंग होती रही तो हमें नुकसान पे नुकसान होता रहेगा, नुकसान के ऊपर नुकसान होता रहेगा। ये मैं युवा साथियों से अपील कर रहा हूं। और जो लोग, मैं साथियों से कहूंगा, मेरे युवा साथी जो तमाम और भर्तियों के लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं और वर्ग के अभ्यर्थी हैं, आप जो ट्विटर पे फेसबुक पे जो कमेंट आ रहे हैं और आएंगे बाद में, क्योंकि मैं सीधी सीधी सट बात कह रहा हूं कि उनकी पोल खोल रहा हूं, उनके षड्यंत्र को विफल कर रहा हूं, तो आप उनकी आईडी खोलोगे तो पता लग जाएगा किस नेता से जुड़ा हुआ है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है और किस सारे से किस नेता की चापलूसी कर रहा है, सबका पता लग जाएगा। तो आप स्वतः ही संज्ञान लेना कि षड्यंत्र किसका है, आप सबको पता लग जाएगा इस चीज का। इस चीज पे आप लोगों को एक्टिव रहना भैया, सबसे आप मेरी अपील है। एक चीज मैं और कह रहा था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जी का, जिन्होंने आवाज लगाई और हजारों की संख्या में बाड़मेर में युवा आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और युवाओं ने कहा हरीश चौधरी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और उन युवाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने भविष्य के लिए सड़कों पे पूरे राजस्थान में उतरे और बाड़मेर में विशेषकर अच्छी संख्या में उतरे। उन तमाम युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और हरीश चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आवाज बुलंद की। लेकिन मैं एक चीज आपसे निवेदन कर रहा था माननीय मंत्री मोदी जी, पूर्व मंत्री मोदी जी, कि जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। मैं तमाम युवाओं को कह रहा हूं कि ये मत कह देना, जो मुझे पता चल रहा है, मेरे को तो पता ही है ना, 20 तारीख से पहले राजस्थान पुलिस भर्ती का परिणाम आ रहा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम 20 से पहले आ रहा है, आरएस भर्ती का परिणाम आ रहा है। तो इन भर्तियों के परिणाम से पहले एक्शन लीजिए मंत्री जी। और मंत्री जी एक चीज और कह रहा था, आपने खुद ने माना है कि आरक्षण की विसंगतियां हैं, अधिकारियों ने गलतियां की है, आपने खुद ने पूरी स्टडी की है, आपने माना भी है, आपने खुद ने माना है गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, आपने सबको बताया, आपने मीडिया में बोला, आप खुद भी मानते हो ओबीसी के युवाओं के साथ गलत हो रहा है। आप वो पावरफुल व्यक्ति हो कि यदि राजस्थान सरकार नहीं सुन रही तो आप राहुल गांधी जी से मिल सकते हो, प्रियंका गांधी जी से मिल सकते हो, आप सोनिया गांधी जी से मिल सकते हो, आप पावरफुल व्यक्ति है और एक दिन में यह काम हो सकता है। पत्र लिखने से तो ये लोग पत्र को कचरे में डाल देंगे और समय जितना बीतता जाएगा उतना नुकसान होता जाएगा। मैं कह रहा हूं 20 तारीख से पहले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम आ रहा है, 20 से पहले आ रहा है और इसी महीने में आरएस भर्ती का आ रहा है। कई भर्तियां 2018 के बाद निकल गई, ये भर्तियां निकल जाएंगी और इन भर्तियों में नुकसान होगा। तो आप पावरफुल हो, आपको तो धरना प्रदर्शन रैली करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सक्षम हो, पावरफुल हो। माननीय मंत्री जी आपकी ताकत बहुत बड़ी है, आप सीधा राहुल गांधी जी से मिल सकते हो, सोनिया गांधी जी से मिल सकते हो, प्रियंका गांधी जी से मिल सकते हो और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिल सकते हो और मिलकर, क्योंकि आप तथ्यात्मक, आपको पूरी चीजें पता है, एक दिन का काम है, आप करवा सकते हो, आप करवाइए। हमें सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहां का मुख्यमंत्री नहीं सुना तो दिल्ली जाइए, सुनिए, करवाइए। अन्यथा मैं कह रहा हूं, मैं आपको मंत्री जी आपको अवगत करा रहा हूं, 20 से पहले परिणाम इसका आ रहा है, उसके बाद इसी महीने में आरएस भर्ती का आ रहा है, उसमें और भर्तियों में नुकसान हो गया। तो समय कम है, इसलिए आप सीधा डायरेक्ट मिलिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, आप जहां मिल रहा है मिलिए, लेकिन समस्या का हल आप करवाइए। आपसे आशा है, मैं खुद पूरे युवाओं की तरफ से, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से मैं धन्यवाद देने आऊंगा और मैं तो आभारी रहूंगा। आपने आवाज बुलंद की है, अभी बाड़मेर में बहुत अच्छी आवाज बुलंद की है, मैं तो सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन जितना समय बीतेगा, लेट हो गया, बड़ा नुकसान होगा। और 2018 से 22 तक जितने पदों का नुकसान हुआ, जिस भी भर्ती में आप दिला सकते हो, क्योंकि आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने पूरा मामला समझ लिया, क्योंकि और कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। और आप सब, आपके पास है, आप पार्टी में बड़ी ताकत हो, आप बिठाकर समझा सकते हो, वो समस्या हल हो सकता है। पत्र लिखने से, बार बार मीटिंग करने से हल नहीं होगा, आपको सख्त एक्शन लेना होगा। और जो लोग, चाहे बलजीत यादव जी हो, चाहे तमाम एमएलए हो, एमपी है, जो आप इसका समर्थन कर रहे थे, जो आंदोलन में आए थे, उन सबको भी साथ लीजिए, मुझे बुलाइए, मेरी भी जहां हो सकता होगी मैं भी साथ आ रहा हूं, सबको बुलाइए। यदि आप ऊपर, आपकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो पहली बात ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके सब सुनने का, आप पावरफुल इंसान हो, तो फिर उसके बाद सड़कों पर उतरना पड़े तो सब उतरने के लिए तैयार है। लेकिन जल्द एक्शन लीजिए, जल्द एक्शन लेने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं खुद गुजरात जा रहा हूं 21 अगस्त को
और यदि सरकार बुलाती है तो भी मैं ओबीसी का मामला रखूंगा। जहां मुझे मौका मिला पहले भी रखा, अभी भी रखूंगा, जहां मुझे बुलाया तो मैं रखूंगा। तो इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि समय कम है, आप पावरफुल हो, अपनी ताकत आप खुद जानते हो, तो समस्या का हल तुरंत हो सकता है। और कोई भी बात युवाओं के सामने रखिए, युवा आपके साथ है। टीएसपी में भी ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, मैं बता दूं, उनके भी साथ गलत हो रहा है। उनको जनरल में काउंट किया जाता है, आयु सीमा में उन्होंने छूट ले ली तो उनको ओबीसी की सीटें आती नहीं है, वो रो रहे हैं। इनको भी न्याय मिले, टीएसपी के ओबीसी के अभ्यर्थियों को भी न्याय मिले, ये भी आवाज उठानी चाहिए। युवा साथियों, अब जो लोग मुझे कह रहे हैं मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया और क्या किया मैंने ओबीसी के लिए भी बता दिया, आगे भी मैं साथ हूं, लेकिन 2018 से लेके 22 तक एक एक पद चाहिए, जिसके लिए तमाम नेताओं से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, ओबीसी के तमाम नेताओं से, हरीश चौधरी से अपील कर रहा हूं, उन लोगों को न्याय दिलाई, हम आपके साथ हैं। मैं किसी भी नेता के नेतृत्व में एक सामान्य ओबीसी का सदस्य रहकर मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। मुझे ना नेतागिरी करना, ना ओबीसी का नेता बनना, बस मेरे युवाओं को न्याय मिले, मैं साथ हूं। ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, जो कह रहा हूं वो करूंगा। और रही बात कि जो लोग एक दाल के उपेन्द्र यादव ने राजस्थान पुलिस भर्ती की मांग कर ली, आरएस भर्ती की मांग कर ली, राजस्थान पुलिस भर्ती के परिणाम के संबंध में मुझे किसी ने भी नहीं कहा, अब मैं जाऊंगा भी नहीं, आरएस के लिए भी नहीं जाऊंगा। 1 महीने के लिए आपका सदस्य पर नहीं बोलूंगा, इस महीने के अगस्त मत बोलना, कोई भी परिणाम के लिए नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानता हूं, लेकिन जहां तक सूचना 20 से पहले राजस्थान पुलिस भर्ती का परिणाम आ रहा है, इसी महीने आरएस का आ रहा है। इन नेताओं से निवेदन कर रहा हूं मैं। फिर आप कहोगे मुझे कि उपेन्द्र यादव ने निकलवा दिया, उपेन्द्र यादव ने ज्ञापन दिया था, मैं आप पहले अवगत करवा रहा हूं। और मैं हरीश चौधरी जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि समय कम है, इन युवाओं की सीटों को बचाओ, उनको न्याय दिलाओ। ये ओबीसी के तमाम अभ्यर्थी हैं। और साथियों, अफसोस हो रहा है, हालांकि मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ओबीसी संघर्ष समिति में नहीं बुलाया, वो नहीं, मैं तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ वो चलाता हूं जिससे सरकारें कांपती हैं, देश का एक सबसे बड़ा संगठन है, वो संगठन चलाता हूं। मुझे क्या संघर्ष समिति में जाने की आवश्यकता है, क्या ओबीसी मोर्चा में जाने की आवश्यकता है? अरे मैं तो एक ओबीसी का कार्यकर्ता बनकर, सदस्य बनकर साथ देने के लिए तैयार हूं, मुझे नेता नहीं बनना, मैं तो साथ देने के लिए आया। मैं तो युवाओं का पीड़ा देखकर उनको न्याय दिलाने के लिए साथ गया था। 5 मई को आंदोलन किया था, आगे भी करूंगा, आगे भी साथ दूंगा। और मैं वादा कर रहा हूं कि गुजरात आंदोलन जो 21 को जा रहे हैं, 18 को ही हम निकल जाएंगे, तो जो बेरोजगारों की तमाम मांगों के साथ साथ ओबीसी की जो विसंगतियों की मांग भी मैं प्रमुखता से रखूंगा, मेरा कर्तव्य निभाऊं। ये सारी चीजें ओबीसी के युवा जो तमाम लोग हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इन लोगों से बचिए। ये कुछ लोग हैं किसी नेता से जुड़े हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं, और वो पेपर लीक माफियों से जुड़े हैं, ये कोशिश करें मुझे टारगेट करने की। लेकिन तुम वैसे तो जानते, डरता किसी के बाप से नहीं हूं, सच के लिए लड़ता हूं। इन लोगों ने, हाँ मैं मानता हूं कि इन लोग मुझे अवगत करवा देते राजस्थान पुलिस भर्ती वाले मामले में, तो मैं नहीं जाता, अवगत करवाते तो मुझे पता चला, आरएस का पता चला तो मैं अजमेर जा रहा हूं, नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपने कहा रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन जो मुझे पता लग रहा आ रहा है तो मैं क्या रुकूंगा, वो तो परिणाम वैसे भी आ रहा है। तो आप एक चीज की वजह से ये लोग भ्रमित करके डालते हैं, आप किसी को दोगला और ओबीसी का विरोधी ना बताए। पहले जब कोई नहीं था तो उपेन्द्र यादव साथ दे रहा था, और आगे भी कोई भर्ती में उपेन्द्र यादव मिलेगा, ये सब लोग गायब हो जाएंगे, कोई साथ देने नहीं आएगा। साथ पहले भी था, आज भी आगे भी रहूंगा। हाँ, जो सम्मानीय व्यक्ति जो बड़े हैं, चाहे हरीश चौधरी जी हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल जी है, चाहे हेमाराम जी है, चाहे जो और भी लोग हैं, राजा राम जी हो गए, चाहे और भी तमाम लोग हैं, वो आइए, मैं उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हूं। मेरे युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सबको एक होना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा जी जैसे ताकत दिखानी पड़ेगी, आना पड़ेगा सड़कों पे। और वैसे एक दिन में चाहे तो हरीश चौधरी जी एक दिन में करवा सकते हैं, क्योंकि हरीश चौधरी जी वो पावरफुल इंसान जो पंजाब के प्रभारी रह सकते हैं, जो सोनिया गांधी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से मिलने की सीधी, फोन पे सीधी बात करने की मत रखते हैं, सीधा मिलने की मत रखते हैं, वो एक दिन में सब कुछ करवा सकते हैं, एक दिन में करवा सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर करवा सकते हैं। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जितने दिन लेट होंगे युवाओं को नुकसान होगा, उनका भविष्य खराब होगा। तो माननीय पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जी, आप जल्द से जल्द करवाइए, आपकी तरफ प्रदेश का युवा देख रहा है। हाँ, जो सवाल उठा रहे थे मैं विरोधी हूं, आपका साथ नहीं दे रहा, उनसे मैं कह रहा हूं, हाँ मैं गुजरात जाऊंगा, मांग उठाऊंगा, लेकिन
मेरा ट्वीट करने से, मेरी आवाज उठाने से आपको लगता है कि मैं ट्वीट कर देता हूं। तो मैंने ये भी कह दिया जयपुर में रणनीति, कई लोगों को बुरा लगा, मुझे फोन किया, कई लोगों ने बदतमीजी से फोन बात भी की। मैंने कहा भैया मैंने 2 आदमी से बात के लिए 3 से कर ली, नहीं हम तो करेंगे, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी। तो मैं कई लोगों से गुस्से में बात किया, क्योंकि 1 मिनट का एक ग्रुप में नंबर डाल के दबादब फोन करोगे, आप बदतमीजी से बात करोगे तो गुस्सा किसी को भी आएगा। और अब आपको लगता है कि मैं ट्वीट कर रहा हूं, या फिर किसी को यह भी लगता है कि मैं श्रेय लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो भाई साहब आज के बाद ट्वीट नहीं करूंगा, मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए। मुझे तो इस नियमों को न्याय चाहिए जो मैंने सवाल रखे हैं कि 18 से 22 तक इन लोगों के हर पद से। मैं ट्वीट भी नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं, बस न्याय मिल जाना चाहिए, बस ये चाहता हूं उनको न्याय मिले। हाँ वो मेरा अधिकार है, मैं गुजरात जाऊंगा, यदि सीएम बुलाता है या और लोग बुलाते हैं तो मैं मेरा करते हुए मेरी जो युवा मुझसे जुड़े, जो मुझसे पूछते हैं, उनकी आवाज जरूर उठाऊंगा। जहां मौका मिलेगा मैं इन ओबीसी के युवाओं की आवाज उठाऊंगा। उनको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि संगठन में आके कोई भी अपनी पीड़ा रखता है, उन पीड़ाओं को पूछाना मेरा करते हुए, न्याय दिलाने के संघर्ष करना मेरा करते हुए मैं करूंगा। आप लोगों को लगता है तो भैया मैं कम एक्टिव हो जाऊंगा, मैं तो पहले दिन से लगा था यार, जब कोई नहीं थे। अब तो चलो ठीक है, आज कई लोग आ गए तो हितेश ही लग रहे हैं। जब अकेले घूम रहे तो उपेन्द्र यादव भी साथ था, उपेन्द्र यादव आवाज उठाते, मेरा ट्विटर फेसबुक सब चेक कर लीजिए। मैं तो 8 तारीख को भी डाला था, 7 तारीख को लाइव करके बोला था, सबको इग्नोर करके कोशिश कर लीजिए आप। लेकिन कम से कम मैंने ऑडियो 10 मिनट का ऑडियो ट्विटर पे डाला था, फेसबुक डाले, आप उसको सुन लीजिए, उसमें सारी चीजें बता दी थी। तो आप जो ओबीसी के युवा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है ना। अब मैं जो लोग, अब थोड़े 2 मिनट और बोलूंगा ओबीसी वाले मामले, जो लोग ओबीसी के युवा भ्रमित हो रहे हैं ना, थोड़े दिन की बात है, ये मामला हल होने के बाद ये दिखेंगे भी नहीं, संकट में उपेन्द्र यादव साथ आएगा। कुछ समय के लिए आपको भ्रमित करते हैं, आपको उकसाते हैं, उकसाने की किसी से रिश्ता खराब मत करिए, चाहे उपेन्द्र यादव हो, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे और कोई नेता हो, किसी को गलत मत कहिए, प्यार से सहयोग लीजिए, प्यार जोड़ना सीखिए, तोड़ना मत सीखिए। आप मुझे बार बार उल्टा कहोगे तो फिर मैं सोचूंगा यार मैं किसका साथ दूं, मुझे गाली दे रहे उनका साथ दूं, मुझे दोगला बता रहे उनका साथ दूं, सब लोग पीछे हट जाएंगे, कोई साथ नहीं आएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो इनका सदस्य बनकर ये जहां बिठाई मैं साथ देने के लिए तो वैसे तैयार हूं, लेकिन मेरे 18 से 22 तक मेरे युवाओं को न्याय चाहिए, वो तमाम सीटें चाहिए। और अब आगे नुकसान नहीं है, वो भी उसमें संशोधन करवाई। मैंने तो, मेरे दम था, सीना ठोक के कह रहा हूं, दम था तो 2015 की पटवारी भर्ती के एग्जाम से कॉल लेटर, जो प्रवेश पत्र जारी हो गए थे, एग्जाम रुकवा दी थी। और उनको 2013 आरएस, 2016 18 आरएस जैसी परीक्षा पटवारी, उन युवाओं को न्याय दिलाया था। वो इतिहास के पन्नों में लोगों को पता ही नहीं आज तक किसने किया था, उपेन्द्र यादव ही था। पता कर लेना, मेरे फेसबुक आईडी चेक कर लेना, पता लग जाएगा वो चीज का भी। जो आप लोगों को भ्रमित करे ना, इनकी शकल भी है, ये दिखते भी नहीं थे कहीं। और जो एक लोग है ना, 1-2 लोग, अगर मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, ये लोग समाज के लोगों से, 1-2 लोग थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, 1-2 लोग थे जो कई भर्तियों के नाम पे युवाओं से पैसे ले लिए याचिका के नाम पर, और वो बस यही काम करते रहे, पार्टी करते रहे, गायब हो गए। लड़के आए और जिताकर लोगों को, अब कई लोग आरएस तक भी मंजिल तक पहुंचाया। चलो अब और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। 16 तारीख को स्वास्थ्य भवन पर हम रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। सीएचओ वाले भी मुझे फोन कर रहे हैं, फार्मासिस्ट वाले भी है। भाई जब हम रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के लिए वहां प्रदर्शन करने वाले हैं, और इनकी मांग रखने के बाद मैं आपकी भी मांग रखूंगा, सीएचओ हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे नर्स ग्रेड 2 हो, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक हो। मैं जहां भी जाता हूं, मान लीजिए अब हम गुजरात जा रहे हैं, गुजरात में 5 भर्तियों के लोग गए, उनकी मांग रखने के बाद और भर्तियों की मांग में रखता हूं। अभी मेरी आरडीसी चेयरमैन साहब से बात हुई, तो मैं उनको पूरा मांग पत्र भेजा हूं। दोबारा उन्होंने पूछा मांग पत्र क्या, मैंने तमाम जो मांगे भेजता हूं, जो 2000 आपने 23 में ही की हो, चाहे जून की, मैं तो कोशिश करता हूं हर युवा को न्याय मिले। तो 16 तारीख को जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भर्ती की अभ्यर्थियां, चाहे मेडिकल विभाग की जो भर्तियों के अभ्यर्थी, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अशोकनगर थाने पुलिस प्रशासन को मैंने सूचना दे दी है, और उन्होंने कहा 15 तारीख को, याद दिला देना, वो पुलिस प्रशासन आकर अपना ज्ञापन दिलाएंगे, और हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके इस मामले को उठाने की कोशिश करेंगे कि बार बार स्वास्थ्य भवन के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और ये एजेंसी तय नहीं कर पा रहे, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो मीडिया में आएगी तो प्रेशर हमें बनाना पड़ेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से मैं निवेदन है, 16, क्योंकि केस को जाहिर है 16 तारीख को आप लोगों को सुबह 11 बजे, 10:30-11 बजे ज्यादा संख्या में स्वास्थ्य बम पूछना है। पुलिस प्रशासन हमें पूरा सपोर्ट करेगा। जैसे अधीनस्थ बोर्ड हम गए थे 8 तारीख को, 400-500 लोग थे, पुलिस प्रशासन को मैंने सब बोल दिया था, पुलिस प्रशासन की गाड़ी आई, उन्होंने ज्ञापन दिया, पूरा सपोर्ट किया। और आप किसी बात से घबराए नहीं, पुलिस प्रशासन को बता दिया, हम लोग वहां प्रदर्शन करके अधिकारियों को ज्ञापन देंगे, मीडिया में अपनी
मांग को हाईलाइट करना चाहते हैं, एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी। इसके अलावा गुजरात का प्रेशर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वार्ता के दौर वापस शुरू हो चुके हैं। शायद गुजरात जाने से पहले ही हमें वार्ता के लिए बुला लिया जाए और हमारी समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन हम शायद में और जाने के विश्वास पे नहीं रहना, हमें तैयारी मजबूती से करनी है कि जब तक हमारा काम नहीं हो जाए हमें संघर्ष करते रहना है। तैयारी गुजरात की पूरी तरह हो चुकी है, अलग अलग जिलों में दौरा है, 18 तारीख से वहां लोगों से बात हो चुकी है, स्थान तय हो चुके हैं। 21 तारीख को पालनपुर में कहाँ रुकना है, कितने लोग जाएंगे, कितनी बसों की गाड़ी, पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि बड़ा खेल होगा 21 तारीख को, क्योंकि तैयारी और रणनीति कराने में हम माहिर है और रणनीति के भी आज तक विफल सफल हुई है। लखनऊ 2 बार गए, 2 बार का परिणाम आपने देखा होगा, और तीसरी बार आप गुजरात जा रहे हैं कि राज्य से अंतरराज्य दूसरे राज्य में राजस्थान के बेरोजगार का हल लाभ होगा। तो 16 तारीख को आप लोग रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी तो हो ही, इसके अलावा जो और भर्ती जो कह रहे हैं कि सीओचओ फार्मासिस्ट प्रयोगशाला सहायक, वो भी आना चाहो तो आप पूछिए, हम लोग मिलकर वहां प्रेशर बनाकर आपकी भर्तियों को निकलवाने की कोशिश करेंगे। एक चीज और कह रहा था, कई लोगों को टेंशन होती है, जैसे शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस का मामला था, हम 1 तारीख को पूछे, ठीक है, 1 तारीख को जैसे उनको ऐलान पता लगा कि 1 तारीख को उपेन्द्र यादव उनकी टीम आ रही है, भैया 1 दिन पहले ही जयपुर टीम बैठ दी बीकानेर निदेशालय में, और हम पूछे, हमारे फोन करके उनको स्पष्ट निर्देश दिया और टीम अधीनस्थ बोर्ड पहुंच गई। 1 तारीख 2 तारीख 3 दिन तक वहां काम चला, ठीक है। 10 तारीख को विस्तृत सिलेबस आ गया, यानी कि 1 से 10 का मतलब 10 दिन, 10 दिन में 3 दिन की छुट्टी थी, शनिवार संडे और मोहर्रम की, यानी कि कितने दिन, 7 दिन में टीम बीकानेर से जयपुर भी आ गई, सिलेबस तैयार भी कर लिया, कुछ सिलेबस अन्य जिलों जो विषयों का सिलेबस अन्य जिलों से करवा लिया, सिंधी जो पंजाबी का, और उसको जारी भी कर दिया। चाहे इसके लिए मुझे 1 बार 2 बार 3 बार मंत्री जी से मिलना पड़ा, भागना पड़ो, 7 दिन में आपके सामने परिणाम आया मेहनत की। अब लोग कह रहे हैं हमारे संघर्ष की जीती, उनको यही पता नहीं कैसे क्या रहा, लेकिन पूरे युवाओं को पता, अपडेट उनके पास है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो रुक गई थी उसके ज्वाइनिंग आदेश करवाए, वो भर्ती है जिसको रद्द कर दिया गया था, प्रयोगशाला सहायक भर्ती को। वो पीपी किट पहनकर दिवाली दशहरा हमारे साथ शहीद स्मारक बनाए थे, लखनऊ तक गए थे, और वो समझौते में वो भर्ती को जिंदा किया गया था। अब उन 600 करीब लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, बचे हुए पदों पर एक और सूची जल्द से जल्द जारी करवाएंगे। लखनऊ के समझौतों की मांग में ये शामिल थी, और गुजरात में भी इस मांग को प्रमुखता से रखें, जो वंचित अभ्यर्थी है उनको भी न्याय मिले, और जो जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई उनको शुभकामनाएं। वंचित को घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका भाई पहले भी साथ था, आज भी है, और जल्द ही हो सके तो पहले मीटिंग हो जाए तो भी मैं आपकी मांग रखूंगा, लेकिन आप लोगों को न्याय मिले, मैं आप लोगों के साथ हूं। और भी जो मुद्दे हैं मैं चर्चा, 1 लाख पदों पर जो भर्तियां निकालने की जो चर्चा है, 1 लाख पदों पर जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग ले और बताएं कि प्रोग्रामर, सूचना सहायक, एलडीसी, 4th कर्मचारी, दंत चिकित्सक, अलग अलग विभागों में कितने पदों पर कौन कौन सी भर्ती की विज्ञप्ति कब है, सारे पदों का वर्गीकरण करने की हम मांग कर रहे हैं। ये भी गुजरात कूच में यह अहम मांग होगी कि 1 लाख पदों का वर्गीकरण किया जाए और उनकी विज्ञप्तियां कब जारी होंगी। और मैं तो चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी खुद इन भर्तियों को लेकर मीटिंग ले, लंबी तो प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर और नई भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग लेकर निर्देश जारी करें और बताएं कि 1 लाख भर्तियों की कौन कौन सी विभाग में होगी। यह भी महत्वपूर्ण मांग होगी। इसके अलावा साथियों, जो गुजरात हम कूच करें, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी होनी थी फरवरी मार्च में, आज तक जारी नहीं है, नियमों की चक्कर, वो फाइल चक्कर काट रही है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के लिए हम जी जान लगाएंगे, हमें कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द इसी साल में उसकी विज्ञप्ति चाहिए। इसके लिए विकास उनके साथी कृष्ण मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम लगी है। मैं उन लोगों को विश्वास देना चाहता हूं, विकास पे और कृष्ण कुमार पे विश्वास करिए, उनके साथ रणनीति मैंने उनको समझाई, उस रणनीति का उनका साथ दीजिए। आपकी विज्ञप्ति भी लेके आएंगे रे, आपको आपकी परीक्षा तिथि भी जारी करवाएंगे। तो आप चिंता मत करिए कि इस बार आपकी भर्ती के लिए जी जान से हम लड़ेंगे, जी जान से। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति हमें जल्द से जल्द चाहिए। यही स्थिति है पीटीआई भर्ती और लाइब्रेरी भर्ती, कॉलेज लाइब्रेरी की, वो भी उलझी पड़ी है, सचिवालय के चक्कर काट रही है नियमों के संशोधन को लेकर। उसको भी हमारे मांग पत्र में शामिल है। एपीआरओ, पीआरओ ये भी हमारी मांग पत्र में शामिल है। नई एसआई भर्ती भी हमारी मांग पत्र में शामिल है। नई भर्तियां हैं निकालने के साथ लंबित भर्तियां पूरी करने की मांगे हमारे मांग पत्र में शामिल है। अब हाँ, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले साथियों, मुझे एक लड़के का फोन आया था, मुझे कह रहे थे कि 8 से 12 तारीख तक तो आंसर की आ जाएगी, शायद आ जाएगी हो कि देखा होगा, मुझे तो नहीं पता, बताना मुझे भी आई कि नहीं। और फिर कह रहा है कि 20 तारीख तक परिणाम आ जाएगा। लोगों को ये पता नहीं कि चेयरमैन साहब है ही नहीं, तो कहां से परिणाम आएगा। मैं आपको बता दूं 22 तारीख तक चेयरमैन साहब आएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 22 तारीख वाला जो वीक है
उसी वीक में आपका परिणाम जारी करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यानी कि इसी महीने में परिणाम तो आपका जारी होगा, इसी महीने मेरी बात हुई है, इसी महीने में आपका परिणाम जारी होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं 22 तारीख वाले वीक में ही आपका परिणाम जारी हो, 22 वाले वीक में आपका परिणाम जारी हो। अब एक चीज का ध्यान रखना, 22, क्योंकि मैं तो गुजरात रहूंगा, ठीक है, 21 को निकल जाऊंगा, 22 को शायद मैं 21 को निकल जाऊंगा तो गुजरात रहूंगा। तो 22 तारीख को देखना कुछ लोग जाएंगे, चेयरमैन साहब से मिलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फिर कहेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज, इस वीक में जारी होगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम। जो लोग आपको कह रहे थे 20 तक जारी होगा, और आंसर की परिणाम के साथ ही जारी होगी, ठीक है ना, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। तो वो ये चीज आगे करने वाले जो मैं आपको बता दूं, वो 22 या 23 तारीख जाके फोटो डाल के खींचेंगे, इस वीक में जारी होगा। हमारा संघर्ष कामयाब है, जैसे शिक्षक भर्ती के विस्तृत सिलेबस के लिए कह रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आदत नहीं सुधरेगी उनकी कॉपी पेस्ट करने से। हाँ, जो 1400 का जो आंकड़ा बता रहे थे आप लोग कि इतने लोग ही पास हो रहे हैं, वो आंकड़ा बिल्कुल गलत है, मैंने पता कर लिया, वो बिल्कुल गलत है। अभी कई इंटरनल चीज है, मैं नहीं बोलूंगा, इसको इश्यू बना लेंगे, लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल आंकड़ा गलत है। ज्यादा क्वेश्चन, हाँ एक चीज और बता रहा हूं, बोनस नहीं दिए जा रहे, कह रहे बोनस देने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं। ज्यादा 5-6 क्वेश्चन ही बता रहे हैं, ज्यादा नहीं। 8 का भी अफवाह बता रहे हैं, 8 भी मुश्किल है मेरे हिसाब से, 8 भी नहीं होनी चाहिए। बेसिक में दोनों में हो सकते हैं, 2-2 पेपर थे आपके, तो किसी में 1 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, ऐसे कुल मिला के 5-6 या 4-6 जो भी है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना नहीं है, मैंने जहां तक पता करने की कोशिश की थी। और बोनस अंक नहीं मिल रहे, डिलीट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं कि कई बार डबल मीनिंग से कई अर्थ निकल जाते हैं, एक है ना, तो इस वजह से वो एक्सपर्ट की जो राय होगी, क्योंकि न्यायालय भी कई बार प्रश्नों का विवाद होता है, तो वो कहता है एक्सपर्ट कमेटी गठित करो, एक्सपर्ट कमेटी की राय को ही वो न्यायालय भी मानता है कई बार, तो वो एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय के आधार पर ये निर्णय करे। लेकिन इतना मैं बता दूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात चल रही है आप लोगों को, क्योंकि 22 तारीख वाले वीक में आप लोगों को खुशखबरी मिले, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस महीने में आपका परिणाम जारी होगा। अब लोग कह रहे हैं कि 8 तारीख को क्यों गए थे, 8 तारीख को जाने का यह परिणाम रहा कि सोशल मीडिया पर सब जगह कंप्यूटर अनुदेशक एक दबाव बना है, एक चीज उठी है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम 2 महीने से नहीं आया, लोग आवाज उठा रहे, तो वो हम चाहते थे कि हमारी आवाज बुलंद हो। कंप्यूटर अनुदेशक वाले शेर जानते हैं, इनकी आवाज इतनी बुलंद होती है, राजस्थान से लेकर यूपी तक बुलंद हो जाती है, दिल्ली में बुलंद हो जाती है, तो बुलंद हुई है, परिणाम मिला, अभी परिणाम मिलेगा। और जो लोग हैं उनसे आप बच के रहिए, कौन है कॉपी पेस्ट वालों से आप बच कर, मुझे नहीं पता कौन है, आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि भैया कोई ये कह रहा है, नाम भी आप लोगों ने बताया कि 8 से 12 को आंसर किया जाएगी और 20 तक परिणाम आ जाए, दोनों चीजें फेल हो गई। वो शायद आप लोग भेज रहे हैं, मैं तो उनसे दोबारा पूछिए कहाँ डाला, वो उन्होंने डिलीट भी कर दिया होगा या कर देंगे, नई अपडेट फिर कर देंगे। वो क्या हर भर्ती में करते हैं, हर भर्ती में ऐसे ही करते हैं कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती की एग्जाम फर्स्ट वीक में हो जाएगी, फिर डिलीट कर देते, नहीं होते थे। तो फिर प्रयास मैं करता हूँ, संघर्ष मैं करता हूँ, अपन ने प्रयास किया, संघर्ष किया, और मेरे चेयरमैन साहब से बात हुई, वो बाहर है लेकिन मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आते ही वो कर देंगे जारी, तो वो परिणाम जारी होगा, तो वो हमारे संघर्ष का परिणाम, आपके संघर्ष का परिणाम, फिर देखना हमारी जीत हुई, कहने के लिए तैयार, ट्वीट करने के लिए लोग तैयार बैठे। लेकिन कुछ चीजें हैं इंटरनल, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि परिणाम और इसी महीने जारी होगा। और जो शिथिलता वाले जो लोग लड़के हैं, वो मुझसे वो शिथिलता चाहने वाले और अन्य कोई भी भर्ती के अभ्यर्थी है, क्योंकि 16 तारीख को 4 बजे मेरे ऑफिस में मुलाकात कर सकते हो, और क्योंकि इस 17 को मैं अजमेर रहूंगा, 18 को मैं गुजरात के लिए निकल जाऊंगा अन्य जिलों से युवाओं से संवाद करते हुए। तो जो अभ्यर्थी मुझसे मिलना चाहता है, किसी भर्ती का भी हो, वो 16 तारीख को 4 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर मिल सकता है। अब ये कार्यालय कहाँ है, आप गूगल पे सर्च करोगे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय, तो लोकेशन उसकी मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करके पहुंच सकते हो। तो जो भी मिलना चाहिए, और जो शिथिलता वाले जो लोग हैं मुझसे मिले, मैं आपसे विशेष और बात करूंगा, जितनी मदद होगी मैं आपसे लोगों की मदद करूंगा। शिथिलता में आपको पता है संविदा से स्थायी भर्ती करवा सकते हैं, तो आपका ये काम भी हम ही करवाएंगे, चिंता ना करिए आप। हाँ, एक सवाल उठा था 2 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला कि 2 वर्ष की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयु सीमा में छूट दी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिनके आवेदन हो चुके हैं, क्या वो एग्जाम समय पे होगी, आगे जाएगी। जहां तक मैंने पता किया है कि जो फाइल चल रही है, ये चल रही है कि ये सारी भर्तियां टाइम पे होंगी, और आगामी भर्तियों में 2 वर्ष का लाभ दिया जाएगा आयु सीमा में। कई अभ्यर्थी मुझे कॉल कर रहे हैं
कि कम से कम हम लोगों को मौका दिया जाए, 2 साल का हमें लाभ दिया है तो हमें मौका दिया जाए। तो आप फोरम रीओपन करवाइए, मेरी आपके लिए सहानुभूति है। मैं तो ये निवेदन कर सकता हूँ सरकार से कि एक दिन फोरम ओपन करके इनको मौका दे दीजिए, एक दिन का दे दीजिए, फॉर्म भर देंगे। एग्जाम तो आप टाइम समय पे करवा ही रहे हो, एक दिन में मौका देना भी गलत नहीं, दे दीजिए मौका, ये मांग कर रहे हैं दे दीजिए। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी मुझे कई बार पूछते हैं, जहां तक इंटरनली मैंने पता किया है कि यही सुनने में आया है कि वो ये 2 वर्ष की जो लाभ है आने वाली नई भर्तियों के लिए वो फाइल चल रही है, वो सोच रहे हैं। और जो भर्तियों की जो फॉर्म आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनकी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है, उनमें लाभ नहीं देने की बात चल रही है। तो ऐसे में समय पर भर्ती परीक्षाएं हो रही है, सब लोग तैयारी जारी लगे। अब सवाल उठेगा, पता है क्या होता है, सच बताना भी गुनाह है। कई लोग जो चाह रहे हैं कि आवेदन हम कर पाए, उपेंद्र यादव गाड़ी देंगे, उपेंद्र यादव ने साथ नहीं दिया, उपेंद्र, मैं ये कह दूं आवेदन इनको मौका दो, तारीख बढ़ाओ, तो जो लोग लाखों तैयारी करे वो गाड़ी देंगे। तो इसलिए मैं किसी का नहीं बोल सकता भाई, मैं बीच में फंस जाता हूँ। हाँ, ये जरूर कह रहा हूँ एक दिन का इनका समय दे दो। अब एग्जाम में जो कई लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, मैं कैसे कह दूं आगे बढ़ाओ, नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं, जो कह रहे हैं कि एक दिन के लिए इनको समय दे दीजिए, फॉर्म कल के ये भर दे, जिससे ये भी एग्जाम में बैठ जाए। ये मैं आपकी बात रख सकता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता आप तारीख बढ़ाओ, नहीं बोल सकता मैं। जो लोग कैसे किराया लेकर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं उन लोगों का गाली नहीं सुन सकता। क्योंकि कई बार तो मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ, लेकिन 2-2 पक्ष हो जाते हैं। मैं अधिकतर क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में किसी की नहीं बोलता। लेकिन फिर भी कई लोग मुझे कोसते हैं क्योंकि उपेंद्र यादव हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो मजबूरी नहीं समझते हैं। फिर कोई बात नहीं, मैं मेरी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे युवाओं को न्याय मिले। पंचायती राज जैन भर्ती पप्पूराम और अनिल और सीताराम से मिलकर संपर्क करिए। युवा साथियों, मैंने कहा गुजरात मिशन लास्ट मिशन होगा आप लोगों के लिए। आप जाग गए और आप इस लड़ाई में साथ दिए तो आपकी मांग भी पूरी होगी, न्याय भी मिलेगा। और आप नहीं जागे और यूं सोते रहे तो फिर इस भर्ती को भूल जाना। मैं भी बार बार आपको जगाने की कोशिश नहीं करूंगा। कब तक मैं पुलिस के धक्के खाऊंगा, लाठियां खाऊंगा, कब तक मैं गुजरात कुछ करता रहूंगा? यार मेरी तरफ से जितना प्रयास था, आप बताओ दिल पे रख के, मेरी तरफ से कोई कमी है कि चिल्ला चिल्ला के जहां मौका मिलता है 2 करोड़ 19 लाख जयन भर्ती, हर जगह आवाज उठा रहा हूं, हर जगह। कम से कम आप तो जाग जाइए। उम्मीद करता हूं आप जागोगे, मिशन गुजरात सफल होगा और आपके सपने साकार होंगे। आपसे यही निवेदन कर सकता हूं मैं। कनीशन निदेशक वाला मैंने बोल ही दिया। जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी से बाहर करवाया, आज मैं मांग कर रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट, मैं भूला नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी से बाहर करने वाली मांग रखूंगा, एलडीसी को करने की बात रखूंगा। नई भर्तियां चाहे वो कृषि परीक्षक हो, एसआई हो, एलडीसी हो, आरएस हो, तमाम उन भर्तियों की मांग रखूंगा। फायरमैन वाली, मुझे सारी भर्तियां, मांग पत्र में सब चीजें हैं। क्योंकि कई बार मैं लाइव में किसी भर्ती का नाम लिया, मेरी नई भर्ती का नाम नहीं लिया, मेरी लंबित भर्ती का नाम नहीं लिया, यार मेरे मांग पत्र में शामिल है। मैं 23 मई के आंदोलन की मांग पत्र की बात कर रहा हूँ, 13 जून के आंदोलन की बात कर रहा हूं, तो उसमें मांग पत्र सरकार के पास दिया हुआ है ज्ञापन में। उन सभी मांगों के लिए संघर्ष जारी है। और मैं गुजरात जा रहा हूं, तो गुजरात में भी जो लोग वहां जाएंगे उनकी प्राथमिकता, देखो प्राथमिकता उनको मिलेगी। और फिर वो मांग, मान लीजिए हम चले गए, सरकार हम 1000% सरकार बुलाएगी, 1000 बुलाएगी, क्योंकि गुजरात में जाएंगे तो हंगामा होगा, हंगामा होगा तो सरकार को बुलाना पड़ेगा। सरकार बुलाएगी तो पहले जो लोग जाएंगे वो खुद अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मुझे मौका मिला तो आपकी बात वकील बनकर मैं रखूंगा। और आप चाहते हो कि आपकी मांग आप खुद रखो, तो आप आइए गुजरात मिशन में, साथ आइए, साथ दीजिए, मैं आपके साथ। टेक्निकल हेल्पर के लिए मैं मिलकर आया था, 27-28 तारीख बता रहे नाथाव जी, बोले कि कोशिश संभावित बताइए, फिक्स नहीं बताइए, लेकिन फिक्स होते ही आपको बता देंगे, ये उन्होंने बताया। जूनियर असिस्टेंट का जो है कई लोगों को कोर्ट के माध्यम से वापस शामिल किया जा रहा है, तो इस वजह से लेट हुआ, उन्होंने बताया। पीटीआई भर्ती के सिलेबस के संबंध में, जो विस्तृत सिलेबस के संबंध में और फर्जी डिग्रियों के संबंध में हम मिलकर आए थे, आप लोगों को पता है। उन्होंने अभी अध्यक्ष साहब से आते मैं और मुलाकात कर लूंगा, और वो बारीकी से एनसीटी के नियमों के अनुसार ही वो आगे कार्रवाई करेंगे। कोशिश करें फर्जी लोग ज्यादा बाहर हो, योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिले। लेकिन पीटीआई भर्ती का विस्तृत सिलेबस के बारे में मैं शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलकर आया था, उन्होंने, मैंने कहा कि साहब आपको एक चिट्ठी लिखी है दिनेश बोर्ड ने, और आप पहले वाला अनुमोदन करके भेज दीजिए जो 2018 वाला सिलेबस। तो उन्होंने कहा कि वो चिट्ठी लेकर आए, तो मैं चिट्ठी लेकर जल्दी जाऊंगा, जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करूंगा आपका वो सिलेबस भी। काफी लंबा लाइव हो गया, मैं अब कमेंट, ये बंद हो गया कि भाई? मैं कोशिश करता हूँ यार कुछ और फेसबुक पे, ये कैसे बंद हो गया?
और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी भी लंबित और नई भर्तियों को लेकर जल्द मीटिंग लेंगे, क्योंकि जो लोग हल्के में ले रहे हैं, मुझे भी हल्के में ले रहे हैं, मेरे युवा साथियों को हल्के में ले रहे हैं कि गुजरात कूच, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने लखनऊ कूच के लिए कहा, हंगामा पूरे देश में मचा। अब गुजरात कूच के लिए कह रहे हैं हमारी मजबूरी है, हम सरकार विरोधी नहीं है, कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे मान लो, बुला लो, हम आ जाएंगे, लेकिन हम गुजरात कूच कर रहे हैं तो हंगामा बड़ा होगा, धमाका होगा, जिसकी आवाज सब जगह जाएगी। और पूरी तैयारी हो चुकी है। 18 तारीख को हमारी कुछ लोगों की टीम निकल जाएगी और अन्य जिलों में, जैसे सब लोगों को मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे मैंने कार्यक्रम डाल दिया, उन जिलों में स्थान डाल दिया, सभी लोग वहां युवा संवाद कार्यक्रम में भाग ले, आपसे मुलाकात करके जो भी आपकी समस्या में, आपकी जो भी ज्ञापन हो, उनको मांग पत्र में शामिल करूंगा। मिलते हुए मैं गुजरात पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस बार रोचक होगा और वार्ता की प्रक्रिया वापस शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि जल्द सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए हम लोगों को बुलाएगी, क्योंकि जब हम लखनऊ गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम सुनने के लिए तैयार थे। तो आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात में पंगा होगा, उससे पहले सरकार सुनेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर बुलाएंगे। धर्मेंद्र राठौड़ जी से लगातार बात चल रही है, वो मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हमारी समस्या का हल हो और हमें गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमारे लोगों की मांगे पूरी हो। लड़ रहा हूं, आप ये सोचिए कि पिछली 5 साल सरकार में लड़ रहा था, वर्तमान में लड़ रहा हूं, युवाओं के लिए लड़ रहा हूं। युवा तक कार्यक्रम यूं ही आता रहेगा, यूं ही आप लोगों से चर्चा करता रहूंगा, लेकिन गुजरात मिशन बड़ा मिशन होगा, उसके बाद राजस्थान मिशन होगा, क्योंकि युवा मेरी पार्टी है, युवाओं के लिए मैं लड़ता रहूंगा। और कुछ मांगों को मैं भूल गया हूं तो बुरा ना मानिए, मांग पत्र में आपकी मांगे शामिल है, हर मांग के लिए मैं लड़ता हूं, कोई साथ हो या ना हो, उपेन्द्र यादव आपके साथ रहता है। गुजरात कूच में भी आपकी मांगे होंगी, राजस्थान में जब जब आंदोलन होंगे आपकी मांगे होंगी। 16 तारीख को स्वास्थ्य भवन का घेराव होगा, 17 तारीख को रीट की आंसर के परिणाम के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी से मुलाकात के लिए समय ले लिया गया, उनसे मैं मुलाकात करके आऊंगा। जो तमाम लोग रीट की आंसर के और परिणाम चाहते हैं, उन सबसे निवेदन है, अजमेर के आसपास वाले वो सुबह 11 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचे, मीडिया में आवाज उठाएंगे और उन तक ज्ञापन देकर आपकी आवाज भी बुलंद करूंगा। और कोशिश कर लेता हूं एक बार मैं फेसबुक पर कमेंट पढ़ने की, यूट्यूब वाला तो बंद हो गया, मैं फेसबुक पे देख लेता हूं एक बार। आंसर की के लिए भैया मैं जाऊंगा, एलडीसी पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013। साथियों आप चिंता मत करिए, मैं जिद करके, मेरी सरकार से लड़ाई क्यों हो रही है, आपने कभी नोट किया, आपने कभी नोट किया? यो साथियों मेरी चीज को एक बार पुनः सुनना, कि जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। मेरे जब चुनाव जीतने के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय भी आए, बहुत अच्छी तरह रिश्ते थे, कई वीडियो आप देखना पहले के। मुख्यमंत्री जी से भी अच्छे रिश्ते थे, पूरी कांग्रेस से बहुत अच्छे रिश्ते थे। आज हमारे बीच में दूरियां क्यों आई है, लड़ाई क्यों चल रही है? सोचिए, एक पहला इंसान होगा जो इंसान युवाओं की खातिर पूरी सरकार से टकरा गया, मंत्रियों से टकरा गया, मुकदमे खा लिया, लाठियां खा लिया, पुलिस के धक्के खा लिया, और लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं युवाओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और मुझे पता है कि सरकार से लड़ना, नेताओं से लड़ना, पेपर माफियों से लड़ना मेरे लिए खतरा है। मुझे ये भी पता है, मैं पहले भी कई बार लाइव में बोल चुका हूं, मुझे पता है कि मुझे कभी भी किसी भी समय निपटाया जा सकता है, सल्टाया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है, मारा जा सकता है, फंसाया जा सकता है, जेल में डाला सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये पता होने के बावजूद भी मैं इसलिए हंस के इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि जब तक जिंदा हूं शेर बन के लड़ूंगा, युवाओं के लिए लड़ूंगा, कि कम से कम कोई गिद्दड़ तो नहीं कहेगा कि एक इंसान था जो सीधे चुनौती देख के लड़ता था, कभी झुका नहीं ना हारा, लड़ूंगा, अभी भी लड़ूंगा। लेकिन जो सारी मेरी कई लोगों से दुश्मनियां, दूरियां, लड़ाई झगड़े केवल युवाओं के लिए, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, केवल सरकार से लड़ाई केवल युवाओं की मांगों को लेकर है, केवल युवाओं की मांगों को लेकर। सब युवा जानते हैं। एक समय तो लोग कहने लगे थे ये तो उपेन्द्र यादव कांग्रेस ही है, अशोक गहलोत जी का काश है, मंत्रियों का काश है, ठीक है, सब लोगों की आवाज हो गई थी। अब मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूं, खुलना विरोध कर रहा हूं, तो थोड़े दिन बाद उनके विचार देखना, अरे यार ये तो आरएलपी का है, अरे नहीं आपका नहीं, अरे नहीं या तो बीजेपी का है। अरे यार क्या हो गया आप लोगों के, आप तो पहले कांग्रेस ही बता रहे थे, अब बीजेपी का बता रहे हो। भैया मेरा पहले का बैकग्राउंड तो जानिए, पिछले 5 साल पिछले सरकार में लड़ा हूं, लाठियां खाई है, और ये सरकार में लड़ रहा हूं, दो ही तो पार्टियां बड़ी है, विकल्प तो अब आया और आरएलपी आपका और अन्य पार्टियों का, दोनों में लड़ा हूं, तो बताइए मेरी कौन सी पार्टी है।
जो अच्छा समझदार युवा वो तो जानता है उपेंद्र यादव की एक ही पार्टी है, वो है युवा। मेरी पार्टी आप हो और आपके लिए लड़ रहा हूं, हर बड़े से बड़े राजनेता से टकरा रहा हूं, हर माफिया से टकरा रहा हूं आप लोगों के लिए। विशेष शिक्षकों का जो मामला है कि अधिक से अधिक पद निकालने वाले मेरे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं 1 तारीख को गया, रोज तो बीकानेर नहीं जा सकता, उन्होंने सारी डिटेल मांगी, आपने सौंप दी, तो आपके खुद 2 साथी जाकर मिल लिया। यदि मुझे वार्ता में बुलाया जाता है तो मैं आपके एक सदस्य के साथ ले जाऊंगा, हमेशा लेके गया हूं। मुझे पता है आप लोगों ने लखनऊ में बड़ा संघर्ष में साथ दिया था, पूरा आपका योगदान रहा है, तो मैं जब भी मुझे बुलाएंगे वार्ता के लिए मैं ले जाऊंगा। और आप बीकानेर जाइए, पता करिए, जहां तक उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है तो आपको न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट भी था, मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारी पॉजिटिव थे, एक बार वहां पता करिए। आपको लगता है धोखा हो रहा है तो फिर गुजरात में भी इसको मजबूती से लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ हमेशा हूं और रहूंगा, जब जब आप पे संकट आएगा मैं साथ हूं और रहूंगा, मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं और सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। तो एक बार आपसे निवेदन है, 2-3 लोग जाकर निर्देशक महोदय जी से मिलिए, साहब हम कागज देखिए थे क्या हुआ, आपको नेगेटिव लगे तो मुझे बताना, फिर इसको मैं गुजरात में मजबूती से लड़ूंगा, लड़ेंगे। देखो हमारे पास संघर्ष करने के अलावा कोई चारा नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, केवल मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर सकता हूँ, आवाज उठा सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ वो मरते दम तक आपकी आवाज उठाऊंगा, किसी का अंदर घुस के नहीं देख सकते। उस दिन आपका प्रतिनिधि यतेंद्र साथ था, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कागज दे जाओ हम कर देंगे, आपके पॉजिटिव भेजेंगे, और आपकी ज्यादा पद आए, उन्होंने सारा कुछ अच्छी तरह बात की, वो आपका प्रतिनिधि असंतुष्ट था। अब वहां 1 तारीख को आने के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, एक बार आप मिलिए, कागज सौंपिए, एक बार पता करिए, नेगेटिव हो तो मुझे बताइए, रणनीति बनाएंगे फिर लड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या चाह रहा है, और पॉजिटिव हो जाता है तो ये आपका भाग्य है, लेकिन मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी और आगे भी रहूंगा। रवि शर्मा सीएचओ की वैकेंसी के लिए मैं प्रयास करूंगा, आप 16 तारीख को आओ, 16 तारीख। अजय भाई पशु चिकित्सक भर्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पंचायत राज एलडीसी 2013, शायद मैं बोलते बोलते रुक गया, मुझे यह कहा गया था जो इस बार जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इसको अनुमोदन हो जाएगा और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया के आप लोगों की हो जाएगी। तो साथियों मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं लड़ क्यों रहा हूं। आज भी मेरी बात हुई, मुझे पूछा गया कि आप नाराज कौन कौन सी मांगों को लेकर हो, तो मैंने बता दिया, पंचायत राज एलडीसी है, पंचायत राज जयन है, कनिष्ठ अनुदेशक है, विशेष शिक्षक है, मैंने कई भर्ती, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन है, मुकदमे दर्ज कर दिए है, फार्मासिस्ट है, मैंने कई चीजें मैंने उन लोगों को बताई है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट सीईटी से बाहर निकालने की मांग है, प्रयोगशाला सहायक है, तो मैंने सारी चीजें रखी हैं, सरकार तक पता है। मैं नाराज क्यों हो रहा हूँ, नाराज इसलिए तो हो रहा हूँ कि कई बार समझौता हो गया पंचायत राज एलडीसी के लिए, आज भी वो कैलेंडर अनुमोदन क्यों नहीं हो पा रहा। तो आप चिंता मत करिए, मैंने इस चीज को इज्जत पर ले रखा है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को जी जान से इज्जत से ले रखा है, जैसे प्रयोगशाला सहायक को ले रखा। तो आप घबराइए मत, आपको खुशियां बहुत जल्द मिलेगी। और इस कैबिनेट के लिए कहा था और मुझे पहले बुलाया जाता वार्ता के लिए, कैबिनेट नहीं होती तो मैं कहूंगा सर्कुलेशन के माध्यम से करवाइए। मेरा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द आप लोगों को खुशियां मिले, आप चिंता मत करिए, मैंने वादा किया था वो वादा जल्द पूरा होने वाला है। पंचायती राज एलडीसी 2013 के अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, खुशियां कुछ कदम आपसे दूर है, वो खुशियां जल्द मिलेगी और आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, वो खुशियां लेके आएगा। हालांकि जीत होने के बाद, कैबिनेट से अनुमोदन होने के बाद, कैलेंडर जारी होने के बाद कई लोग पोस्ट करेंगे ऐसे करके हमारे संघर्ष की जीत हुई, कॉफी फेस्ट बहुत एक्टिव है, लेकिन जब संकट में था आपका भाई साथ था, लिखित समझौता हुआ, उसमें मांग प्रमुख तौर पे सेकंड नंबर पे थी, लखनऊ थे तब भी मांग शामिल थी, आप साथ थे तो मांग शामिल थी, साथ नहीं थे तो शामिल थी, नहीं रहे तो भी मैंने मांग उठाई है, इसको दिल से लिया, तो आप चिंता मत करो, आपको न्याय मिलेगा, जल्दी होगा, है ना। नरेंद्र चौधरी सीएचओ के लिए मैं प्रयास करूंगा, एलटीआर अजय चौधरी जी। नरेंद्र भाई 16 तारीख को आइए, आप मिलेंगे वहां 16 तारीख को ही, और आप, मैं पूरी प्रयास करूंगा सीएचओ को भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, चिंता मत करिए, सीएचओ वाले दुखी हैं। रीट 2016 21-22 का रिसपल वेटिंग वाला जो मामला है, एक और सूची वाला, इस महीने के लिए कहा था, इस महीने अभी तो महीना चल रहा है, अधिकारियों से कैसे बात करूं, उसने इस महीने के लिए कहा था कि 12-13 तारीख तक डेटा जाएगा, स्वाद इस महीने के लिए निकालने के लिए कहा था, इस महीने के एंड में बात कर पाऊंगा। सुभाष यादव, कई लोग कह रहे हैं वीडियो डीवी के बारे में बताइए। भैया वीडियो की डीवी के बारे में मैं क्या बता सकता हूं, अभी चेयरमैन साहब भी बाहर है, आपको सूचना मिल जाएगी, बोर्ड ही सूचना दे देगी। फायरमैन के लिए मैं कोशिश करूंगा, फायरमैन वाला, इन लोगों का फिजिकल प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसके लिए मैं विशेष कर जाके आऊंगा फायरमैन के लिए। टीजीटी 2012
न्यायालय में सुनवाई है, ये मामला मैं देख रहा हूँ, संज्ञान में है। जब भी सुनवाई होती है तो फोन करवाते हैं और पूर्ण विश्वास है अपनी जीत सुप्रीम कोर्ट से होगी 2012 में अधिक अंक वाले मामले में। मोन्टू भाई मैंने सुन लिया, फायरमैन वाली सुन ली मैंने बात। राघव शर्मा जी कनिष्ठ अनुदेशक वाला मैंने बोल दिया है। तेजपाल कुमाऊ जी, जीएनएम 2013 के लिए सरकार क्या मंत्री सुभाष के घर पे जाके बैठ जाओ, उसने कसम खाई थी, वादा किया था, उन्होंने कहा कि मैं वकील बनकर साथ दूंगा। बस वही है, मेरे से तो बात होती नहीं है, कम से कम हाथ जाकर उनको वादा याद दिलाओ कि आपने वादा किया था। फोर्थ कर्मचारी भर्ती की मैं मांग कर रहा हूं साथियों, काफी समय से लाइव चल रहा है और युवा तक कार्यक्रम में जब भी कोई वार्ता होगी, कोई मैसेज होगा तो युवा तक कार्यक्रम में एक बार आप लोगों से फिर चर्चा करूंगा। लेकिन जो हम 18 तारीख को पहले पाली और फिर जालौर, फिर सुमेरपुर, 19 तारीख को सिरोही और फिर उदयपुर, 20 को बांसवाड़ा फिर डूंगरपुर, ये जिलों का दौरा रहेगा। 21 तारीख को हम पालनपुर पहुंच जाएंगे और 16 तारीख को 4 बजे आप ऑफिस पहुंचिए, क्योंकि कोई जो इस संघर्ष में साथ होना चाहता है और जिसकी कोई समस्या कोई मांग हो, वो 16 तारीख को 4 बजे मैं कार्यालय में मुलाकात करूंगा। उसके बाद मैं 17 तारीख को अजमेर, 18 तारीख से बाहर चले जाऊंगे, यानी कि 21 को गुजरात कूच का ऐलान किया हुआ, तो फिर मैं लोगों से मिल नहीं पाऊंगा जब तक गुजरात से नहीं आ जाऊं। तो जो मिलना चाहे, जो अभ्यर्थी 16 तारीख को 4 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में मिल सकता है। हालांकि 16 को सुबह धरना प्रदर्शन आंदोलन बिजी रहूंगा, उसके बाद वहां आप लोगों से मुलाकात करूंगा, क्योंकि हर बार हर युवा के लिए 24 घंटे के तत्पर मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, हूँ और हमेशा रहूंगा। और आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप किसी से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आएंगे भ्रमित करने वाले, सच को कोई नहीं हरा सकता और असत्य कभी नहीं जीत सकता, सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। तो युवा साथी युवा तक कार्यक्रम में एक और आप लोगों से मुलाकात करूंगा। कुछ चीजें भूल गया हूं तो नाराज मत होना, मांग पत्र में शामिल है। और जो नई चीज है, चाहे हम जो गुजरात कूच कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 1 लाख नई भर्तियों का वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, जो लंबित भर्तियां हैं वो पूरी हो। इसके अलावा जो हमारे समझौते हैं, जो मांग पत्र में जो 23 मई के आंदोलन में हो, चाहे वो 13 जून के आंदोलन में हो, चाहे लखनऊ समझौता, वो तमाम मांगों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों को न्याय मिले, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। फिर युवा तक कार्यक्रम में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।